गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल A+IAS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जो क्लास होने जा रही है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। रोज नए टॉपिक में हमारी क्लास होती है, ठीक है। मतलब टॉपिक के अंदर टॉपिक, एक मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया, फिर उसके अंदर नए नए टॉपिक की हमारी क्लास होती है। तो जो हमारा लोक नीति टॉपिक चल रहा है, पब्लिक पॉलिसी, उसकी आज चौथी क्लास होने जा रही है, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी में हम पढ़ेंगे लोक नीति के क्या क्या आयाम थे, क्या प्रतिमान थे, क्या मॉडल थे। लोक नीति के दृष्टिकोण से कौन कौन से मॉडल है, जो उसमें एक मॉडल की स्टडी हमने की थी। तो जो व्यवस्था या ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो हमने पढ़ा था, उसकी क्या क्या आलोचना है, उसमें क्या क्या फॉल्ट है, क्या क्या कमी है, कैसे उसकी आलोचना होती है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमारी क्लास बिल्कुल बिंदुवार होगी, स्टेप बाय स्टेप क्लास होगी। हर पॉइंट, हर टर्म को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और लिखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, नोट्स बनाते हुए, अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी करें, क्योंकि अपन IAS मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं और लोक प्रशासन हम पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन हमारा जो ऑप्शन सब्जेक्ट है, उसमें पेपर फर्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो आपके 250 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा और बहुत ही स्किल राइटिंग आपकी बहुत स्किलफुल होनी चाहिए। आपके राइटिंग बहुत स्किलफुल होनी चाहिए, आंसर आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी आपसे डिमांड है वो सारा सब कुछ मैटर उसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर रखें। 22 अगस्त 2025 से आपका मेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं लोक नीति 4 व्यवस्था मॉडल। अब देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारी क्लास हो रही है, अपन मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं और मेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ जो एक सिंपल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पे बिल्कुल जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सिलेबस वाइज आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप नोट्स तैयार करते हुए, समझते हुए, अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ ये हर चीज़ लिखी हुई है नोट्स के रूप में, और फिर इसमें जो समझाने वाली चीज़ होती है उसको मैं अंडरलाइन करके आपको समझाता भी हूँ। तो साथ में लिखते हुए, समझते हुए, अभ्यास करते हुए, आप प्रैक्टिस करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप अच्छी तरीके से फोकस करते हुए स्टडी करें, ठीक है। तो जो व्यवस्था या ब्लैक बॉक्स मॉडल है, इसके दो नाम है, व्यवस्था या ब्लैक बॉक्स मॉडल। जो लोक नीति जो मॉडल दिए हैं, तो इसमें इस मॉडल की क्या कमी है, इस मॉडल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, और इस मॉडल की क्या कमी है, उस कमी के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से आलोचक मॉडल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात ये बताई गई है कि इस मॉडल पर एक पक्षीय होने का आरोप लगाया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मॉडल है, इसमें सिर्फ एक पक्षीय होने का आरोप लगाया जाता है, यानी इसमें सिर्फ एक ही पक्ष काम करता है। यानी मॉडल में दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, इसमें सिर्फ एक ही पक्ष काम करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो वाली बात। क्योंकि इस मॉडल पर कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं की मूल्य भारित तकनीक के प्रयोग करने का आरोप लगाया जाता है। अच्छा, इस मॉडल पर एक ऐसी टेक्निक का उपयोग करने का आरोप लगाया जाता है जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्थाओं की मूल्य भारित तकनीक है। यानी इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसी टेक्निक इसमें यूज होती है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड काफी डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरह की टेक्निक का उपयोग करने का भी आरोप लगाया जाता है। ये भी एक आलोचना का मेन कारण है, ठीक है, क्रिटिसिज्म का एक मेन कारण है, जो स्पष्ट से कम परिभाषित तथा सामाजिक कार्य के अधिकतरीकरण पर आधारित है। यानी ये एक ऐसा मॉडल है जो कम से कम एक्सप्लेन किया हुआ, सबसे पहली बात तो, और सामाजिक कार्य के अधिकतरीकरण पर, यानी सामाजिक कार्य का इसका कोई समावेश नहीं होता। ये दोनों चीजें नहीं होने के कारण ये आलोचक बन जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी आलोचना है, बहुत बड़ी क्रिटिसाइज, ठीक है। नेक्स्ट, लिनबेरी एक प्रख्यात विद्वान हुए हैं, ठीक है, स्कॉलर। लिनबेरी लोक प्रशासन के एक प्रख्यात विद्वान है, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है, उसमें कमी निकाली है। उन्होंने क्या कहा है, लिनबेरी के अनुसार, लिनबेरी ने क्या बताया है कि व्यवस्था मॉडल में राजनीतिक प्रणाली के परिवेश में विद्यमान आर्थिक कारकों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है। यानी इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है, पॉलिटिशियन लोग बार बार इसमें हस्तक्षेप करते हैं और इससे कई आर्थिक कारक इफेक्ट होते हैं, कई आर्थिक कारक
इफेक्ट होते हैं पॉलिटिकल हस्तक्षेप का। ठीक है, ये भी एक मेन कारण माना जाता है आलोचना का, जिसका यहाँ परीक्षण नहीं किया गया है, यानी ऐसे कारकों की वजह से ये आलोचक बन गया जिसका यहाँ कोई टेस्ट नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं लिया गया है, किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं किया गया। इस तरह से ये जो आलोचनाएं हैं ये काफी आलोचना है, और भी आलोचनाओं को हम देखते हैं आगे कि कौन कौन सी आलोचना है। ठीक है, अब देखिए आप आलोचनाओं में आगे और क्या बताया गया है उसको और समझिए अच्छी तरह से। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है, व्यवस्था दृष्टिकोण मॉडल में इस बात का ध्यान रखा गया, उपरोक्त जो मैंने बात बताई थी आपको इस मॉडल से रिलेटेड, उस मॉडल में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया, इस पर किसी प्रकार का फोकस नहीं किया गया, किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो नीति डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये मॉडल डिस्टर्ब होता है और ये एक आलोचक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि नीति निर्माता संस्थाओं सहित भी उस परिवेश को प्रभावित की पर्याप्त शक्ति रखते हैं। जो नीति निर्माता होते हैं, पॉलिसी मेकर जो होते हैं, वो भी उस प्रभाव को, उस परिवेश को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखते हैं, पूरी शक्ति रखते हैं। ठीक है, ये भी एक आलोचना का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जिससे वे कार्य करते हैं, अर्थात नीति निर्माताओं के मूल्य दृष्टिकोण वे उनके स्वहित भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। देखिए, नीति निर्माता ऐसे होते हैं जो पॉलिसी तो बनाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाते वक्त वो सेल्फिश हो जाते हैं, यानी अपना स्वहित भी देखते हैं। एक तरह से इसको आप करप्शन से जोड़कर देख सकते हैं, भ्रष्टाचार से जोड़कर देख सकते हैं। इसलिए ये मॉडल क्रिटिसाइज हो जाता है, आलोचक बन जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जहां होगी वो आलोचना तो बनेगी, लोग उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत जैसे विकासशील देश, हमारा देश भारत आज भी विकासशील देश है, डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपमेंटल कंट्री है हमारा देश, अभी विकास की श्रेणी में चल रहा है, जहां राज्य के उद्देश्य सुस्पष्ट नहीं है, यानी हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के उद्देश्य है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट से सही काम करती है, लेकिन राज्य की गवर्नमेंट है, राज्यों में अभी भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते। उद्देश्य स्पष्ट नहीं होने के कारण पॉलिसी मेकिंग सही नहीं हो पाता है, पॉलिसी मेकिंग सही नहीं हो पाता तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी आपका सही नहीं हो पाता, और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो जनता का कल्याण होगा नहीं, डायरेक्ट शासन और प्रशासन पर इफेक्ट पड़ेगा, जनता को सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वो पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अधिकारी तंत्र। देखिए, पॉलिसी मेकिंग में मेन योगदान ब्यूरोक्रेट का ही होता है। ब्यूरोक्रेट काफी पढ़े लिखे, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट और बहुत ही ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत रोल निभाते हैं। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट मिलकर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लेकिन अहम योगदान ब्यूरोक्रेट का ही होता है, वही सजेस्ट करते हैं, वही पॉलिसी मेकिंग बनाते हैं, और वो भी नीतियां उपनीतियां जो भी बनाते हैं, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ये इस तरह की पॉलिसी मेकिंग में जो ब्यूरोक्रेट अधिकारी तंत्र भी निर्णय की प्रक्रिया, जो मेन डिसीजन का काम है, उसमें वो हस्तक्षेप करते हैं कभी कभी, तो ये भी एक आलोचना का पॉइंट बन जाता है, इससे भी आलोचना होती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो सारा हो गया आपके इस मॉडल की क्या क्या आलोचना है उनके बारे में हमने स्टडी कर ली है अच्छी तरह से, मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्क्राइब किया है, आपने अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि हर चीज को मैंने यहाँ अच्छी तरह समझाया है। अब देखिए, आगे एक न्यू टॉपिक आया, विभिन्न प्रतिमान। अब देखिए, इस मॉडल के क्या क्या प्रतिमान, इस मॉडल के विभिन्न प्रतिमान एक नया टॉपिक आया है, उसमें है संस्थागत मॉडल। एक संस्थागत मॉडल को अगर एक नंबर नाम दूं मैं, तो संस्थागत मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इस मॉडल का जो प्रतिपादन है, सर्वप्रथम कार्ल जे फ्रेडरिक नाम के एक व्यक्ति थे, जो बहुत ख्याति प्राप्त लोक प्रशासन के विद्वान है, कार्ल जे फ्रेडरिक, उन्होंने किया है। ठीक है, इस मॉडल का जो प्रतिपादन है, कार्ल जे फ्रेडरिक लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है, उन्होंने किया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस मॉडल को समझाया है, इस मॉडल की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की है, इस मॉडल में क्या क्या सिस्टम क्रिएट करना है वो इन्होंने अच्छी तरह से बताया है। इसको हम और आगे समझते हैं, आगे मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए, संस्थागत मॉडल की हमने शुरुआत की है, इसका प्रतिपादन किसने किया मैंने आपको बता दिया है, उस व्यक्ति का नाम। अब देखिए, इसमें आगे और क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया है कि इस दृष्टिकोण का मानना है कि लोक नीति का जन्म सरकारी विभागों के कार्यालयों में होता है। देखिए, ये हम भली बात ही जानते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी है उसका जो निर्माण है वो देखा जाए तो सिर्फ सरकारी कार्यालयों, सरकारी विभागों, सरकारी ऑफिसेस में ही होता है, क्योंकि लोक नीति इज रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है, वो भी लोग अपनी नीतियां बनाते हैं, लेकिन वो फॉलो करते हैं गवर्नमेंट रूल्स को, गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी नीतियां बनाते हैं। लेकिन जो सरकारी सिस्टम में
जो लोक नीतियाँ होती है वो सरकारी विभागों में ही क्रिएट होती है, उनका निर्माण सरकारी विभागों या सरकारी कार्यालयों में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, नीतियां अपना आकार तब तक नहीं लेती जब तक उसे सरकारी कार्यालयों द्वारा अपनाया या लागू नहीं किया जाता। देखिए कोई भी नीति है, नीति का हमारे माइंड में आइडिया आ गया या किसी मिनिस्टर के माइंड में आइडिया आ गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से तब तक आकार नहीं लेती जब तक उसको सरकारी सिस्टम द्वारा अपनाया नहीं जाता, सरकारी सिस्टम द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता, सरकारी कार्यालय द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाता, तब तक वो पूरी तरह से अपना आकार नहीं लेती, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है, पूरी तरीके से अपने स्वभाव में नहीं आती है। ये आप कह सकते हैं, वो नीति पूरी तरीके से लागू नहीं होती है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती, यानी सरकारी कार्यालय, सरकारी ऑफिस का परमिशन होना मस्ट नेसेसरी। ठीक है, जहां लोक नीति का निर्माण में कार्यान्वयन सरकारी कार्यालयों द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, लोक नीति का निर्माण में कार्यान्वयन बिल्कुल सही बात है, सरकारी कार्यालयों द्वारा ही होती है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के द्वारा ही नीति का निर्माण किया जाता है, नीति का कार्यान्वयन और निर्माण दोनों का, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ये सरकारी कार्यालयों द्वारा ही होता है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें और दिमाग में बिठा लें, ये बिल्कुल फिक्स बात है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं है, किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। इसमें माना जाता है कि लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति एवं लोगों के कल्याण में विकास के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्य किया जाता है। देखिए इसमें ये मान लिया गया है कि लोकतांत्रिक समाज हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें व्यक्ति एवं लोगों के कल्याण में विकास के लिए, व्यक्ति एवं लोगों के कल्याण के विकास के लिए सरकारी कार्यालयों का ही उपयोग किया जाता है। सरकारी जो नीतियां होती है वही काम आती है, मोर देन यूजफुल इन पब्लिक पॉलिसी फॉर पीपल है, पीपल लोक कल्याण। ठीक है, ये इसके लिए ही यूज की जाती है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। संस्थागत मॉडल में सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित लोक नीति की तीन विशेषता होती है। देखिए संस्थागत जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो लोक नीति है उसकी मेनली तीन विशेषता है। देखा जाए तो मेनली उसकी तीन विशेषता है, और तीन विशेषता कौन कौन सी उसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वन बाय वन एक एक विशेषता का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आईएएस मेंस के हिसाब से आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि व्यवस्था या ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए। 150 वर्ड में आपको इसको क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। या ब्लैक बॉक्स मॉडल या व्यवस्था मॉडल, दोनों में से एक ही नाम दे दिया, आप कंफ्यूज नहीं हो, दोनों है तो एक ही लेकिन नाम इनके अलग अलग है। कि ब्लैक बॉक्स या व्यवस्था मॉडल की क्या क्या आलोचना है, उनके ऊपर टिप्पणी कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि संस्थागत मॉडल क्या है। संस्थागत मॉडल क्या है, टिप्पणी कीजिए। ये आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, ये दो तीन क्वेश्चन हैं जो आपके आईएएस मेंस में आ सकते हैं, पूरा फोकस करते हुए तैयारी करें। अब देखिए इसमें जो आपकी तीन विशेषता बताई गई है संस्थागत मॉडल की, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली विशेषता क्या है, ये नीति सरकारी नीति को वैधानिकता प्रदान करती है। ये जो नीति है ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकारी नीति को वैधानिकता प्रदान करती है, यानी सरकारी नीति को वैधानिकता का मतलब एक वेरीफाई करती है, ऑथेंटिक करती है, वैधानिकता प्रदान करती है सरकारी नीति। ठीक है, ये एक ऐसी नीति, ठीक है, वेरीफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये नीतियां विधानमंडल द्वारा प्रतिपादित की जाती है। यदि स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट की जो नीतियां तैयार होती है, स्टेट की जो पॉलिसी तैयार होती है, वो स्टेट में विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है, फिर विधानमंडल होता है, बिल्कुल हर स्टेट में होता है, उसके द्वारा ये नीतियां प्रतिपादित की जाती है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि विधानमंडल के द्वारा ही नीतियां प्रतिपादित की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आगे, तथा वैधानिक दृष्टिकोण अनुमोदन द्वारा इसे विशेष बनाया जाता है। देखिए वैधानिक दृष्टिकोण या अनुमोदन एक ऐसा माध्यम है जिसे इस नीति को विशिष्ट बनाया जाता है, यानी बहुत ही स्पेशल बनाया जाता है,
स्पेशल सिस्टम, स्पेशल रूल्स इसमें लागू किए जाते हैं, बहुत ही स्पेसिफाई बनाया जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट, इसे ऐसी कानूनी बाध्यता के रूप में स्वीकार किया गया है जो लोगों की आज्ञाकारिता को नियंत्रित करती है, यानी इसमें ऐसा कानून, ऐसा लॉ क्रिएट किया गया है जो लोगों को मस्ट उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि इस आज्ञा का आपको पालन करना ही करना अनिवार्य है। ये बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, स्पेशलिटी है। ये एक नंबर स्पेशलिटी। अब आगे दो स्पेशलिटी और है जिनके ऊपर अभी अपन आगे चर्चा करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखिए, इसमें आगे नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे संस्थागत मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे कि संस्थागत मॉडल के अंदर जो लोक नीति के प्रारूप के तहत उसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। संस्थागत मॉडल की क्या क्या विशेषता है, मेनली उसकी 3 विशेषताएं थी, ठीक है। 3 में से एक की स्टडी अपन कर चुके हैं, एक विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। अब है सेकंड विशेषता। देखिए, सेकंड विशेषता क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि सेकंड विशेषता क्या है। इन नीतियों का कार्यक्षेत्र सार्वजनिक रूप से राज्य के समस्त नागरिकों पर होता है। ये जो भी नीतियां लागू होती है संस्थागत मॉडल के तहत, इन नीतियों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर देखा जाए तो सार्वजनिक रूप से समस्त राज्यों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सभी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ये नीतियों को सही तरीके से फुलफिल करें, नीतियों को सही इंप्लीमेंट करें। यानी नीतियों का निर्माण और इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह से सभी राज्यों की ही होती है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, संस्थागत मॉडल में ये बात रहेगी, ठीक है। ये इसकी मेन स्पेशलिटी है, मेन विशेषता, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अर्थात लोक नीति का अनुप्रयोग सार्वदेशिक है। देखिए, एक वर्ड आया है, लोक नीति का जो अनुप्रयोग है वो सार्वदेशिक है। सार्वदेशिक का मतलब सर्वप्रिय, सभी जगह मान्य है। लोक नीति सभी जगह मान्य है, यानी ऑल प्लेस वेरीफाइड, सभी जगह ये मान्य है। लोक नीति जो पब्लिक पॉलिसी है वो सभी जगह मान्य है, सभी जगह ऑथेंटिक है, सार्वदेशिक है, ठीक है। अब देखिए थर्ड विशेषता। थर्ड विशेषता क्या है, राज्य की लोक नीतियों में बल का प्रयोग अंतर्विहित होता है। बिल्कुल सही बात है, राज्य की जो नीतियां होती है उसमें बल का प्रयोग इंटरनली होता है। बल का प्रयोग यानी कोई कोई फोर्स होता है, कोई कोई दबाव होता है राज्य को। जैसे नीतियां बन गई, नीतियां बनाने में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट दोनों का योगदान रहता है। कभी पॉलिटिशियन क्या कहता है, कभी ब्यूरोक्रेट क्या कहता है, लेकिन एक्चुअल में ब्यूरोक्रेट ही सजेस्ट करते हैं और ब्यूरोक्रेट ही नीतियों का सही तरीके से निर्माण और इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है। और उस समय काफी फोर्स रहता है, काफी बल रहता है, क्योंकि देखो हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेता के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है कहीं, बस वो हमारा देश का नागरिक होना चाहिए, कुछ एज का क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट आते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, काफी सक्षम और स्किलफुल लोग होते हैं। वो नीतियों के तैयार करने में, नीति निर्माण में और नीति इम्प्लीमेंटेशन में उनका योगदान बहुत अहम होता है, ठीक है। और कहीं कहीं बल फोर्स भी आता है तो उसका सामना भी उस समय पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य नीतियों के उल्लंघन करने पर कानून इसे वैधानिक रूप से लागू करवा सकता है। देखिए, राज्य नीतियों के उल्लंघन करने पर अगर कोई राज्य कोई नीति ऐसी है उल्लंघन करता है तो राज्य क्या करता है, उसे कानून के रूप में मान्यता दे सकता है, वैधानिक रूप कानून के रूप में मान्यता देके लागू कर सकता है। यानी अगर आप कोई राज्य नीतियों का उल्लंघन करता है, कोई भी नीति है, अगर राज्य सरकार कोई नीति का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी मान्यता दी जा सकती है, वो राज्य उसे कानूनी मान्यता दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि सरकार के पास अपने सभी लोगों को आज्ञाकारिता देने, पूरे देश को शासन करने, सार्वदेशिक नीतियां बनाने, अधिकारिता रखने का अधिकार होता है। देखिए, सरकार के पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जिनका पालन सरकार करती है। जैसे सपोज सरकार के पास एक तो सभी लोगों को आज्ञाकारिता देना, यानी सभी लोगों को ऑर्डर देने का अधिकार होता है। सरकार के पास सभी लोगों को ऑर्डर देने का अधिकार होता है, सबसे पहली बात। फिर पूरे देश को शासन करने की स्वतंत्रता है, पूरे देश को शासन करने की फ्रीडम है। नंबर 2, सार्वदेशिक नीति, सार्वजनिक रूप से नीति अपनाने का अधिकार है। नंबर 3, वो एकाधिकारिता का रखने का अधिकार, एकाधिकारिता यानी एकरूपता रखने का भी अधिकार है। हर तरफ से एक सरकार को कुछ 3-4 राइट्स है जिनके बारे में आपको बताया है, जो सरकार इनके ऊपर पूरा काम करती है और सरकार के पास पूरा राइट है। इन राइट्स के आधार पर सरकार चलती है, सरकार के पास फुल पावर है, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हम चलते हैं संस्थागत मॉडल की आलोचना है। संस्थागत मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसकी विशेषता होती है, संस्थागत मॉडल होता है क्या है। अब उसकी क्या आलोचना है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बिंदुवार इसकी चर्चा करेंगे।
और हर बिंदु को मैं यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप IAS मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, लोक नीति 4 की क्लास हमारी चल रही है, पब्लिक पॉलिसी जो हमारी क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये टॉपिक नंबर 10 है आपका पेपर फर्स्ट में। ठीक है, 250 नंबर का जो आपका पेपर होता है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अब देखिए, इसमें आपका IAS मेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि संस्थागत मॉडल क्या होता है, उसको परिभाषित कीजिए, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये आपका IAS मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, आंसर राइटिंग का पूरा आप ध्यान रखें, क्योंकि निश्चित टाइम पीरियड में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए जो एग्जामिनर पर इफेक्ट आंसर, यानी सब कुछ उस आंसर में आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन आपसे डिमांड चाह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसकी क्या क्या आलोचना है, आलोचनाओं के बारे में हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। संस्थागत मॉडल के बारे में हमने पढ़ लिया, संस्थागत मॉडल की क्या आलोचना है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो आलोचक है, किस तरह से इसकी आलोचना होती है, क्या इसमें कमी है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस दृष्टिकोण के अध्ययन को केंद्र बिंदु सरकारी संस्थाओं की संरचनाओं में विवरण पर था। देखिए, इस दृष्टिकोण के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो सरकारी संस्थाओं की संरचनाओं में विवरण पर था, यानी इसका जो केंद्र बिंदु है सरकारी संस्थाओं की संरचनाओं में विवरण पर था। तो अब इसमें आगे देखिए क्या बताया गया, लेकिन इस उपागम में सरकारी संरचनाओं और लोक नीति की विषय वस्तु के बीच संबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। देखिए एक वर्ड आया है उपागम। आप उपागम को किसी भी संस्था के रूप में देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कमी थी, सरकारी संरचनाओं और लोक नीति की विषय वस्तु के बीच संबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, यानी सरकारी संरचनाओं और विषय वस्तु, लोक नीति की विषय वस्तु, जो सरकारी संरचनाएं होती है, जो सरकारी स्ट्रक्चर होता है और जो लोक नीति की रूपरेखा होती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस मॉडल संस्थागत मॉडल में सरकारी संरचनाओं पर और लोक नीति की विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। लोक नीति की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी का सिस्टम क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा क्या होना चाहिए, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये एक आलोचक पॉइंट बन गया, इसलिए इसकी आलोचना होती है और ये मेन आलोचक पॉइंट माना जाता है। अब देखिए आगे, संस्थागत मॉडल केवल सरकारी संस्थाओं के लोक नीति निर्माण का अध्ययन करता है। देखिए संस्थागत मॉडल क्या करता है, सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लोक नीति निर्माण का अध्ययन करता है। अब देखिए कई बार ऐसा भी होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सरकारी सेक्टर को फॉलो करते हुए अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी खोलता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी में वो लोग क्या करते हैं, जो सरकारी संस्थाओं का, जो सरकारी कोई कंपनी होती है या जो सरकारी उपक्रम है, फॉर एग्जांपल जैसे इसरो है, NTPC है, ये सरकारी महानगरीय कंपनी है, जैसे BSNL है, तो इसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं, उसको देख के प्राइवेट कंपनी वाले उसको फॉलो करते हैं। तो संस्थागत मॉडल में क्या किया गया है, सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लोक नीति निर्माण का अध्ययन किया जाता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को कोई ध्यान नहीं दिया गया है, सिर्फ सरकारी संस्थाओं के लोक नीति निर्माण का ही अध्ययन किया गया है, इसमें इसी के ऊपर फोकस किया गया। तो ये भी एक मेन फॉल्ट माना जाता है, आलोचक पॉइंट माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, लेकिन आज और सरकारी संगठन भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न है। लेकिन आज गैर सरकारी संगठन भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, आज के दौर में जो गैर सरकारी संगठन है, जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, वो भी मतलब नीति निर्माण में, पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई सरकारी संगठन ऐसे होते हैं, कई गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो नीति निर्माण में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से चलाओ, तो वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। और जैसे कोई ये परिवहन वाला जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट बस वाला डिपार्टमेंट है, इसको भी प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से चलाओ, तो वो अपने हिसाब से रेगुलेट करते हैं, अपने हिसाब से नीति बनाते हैं और उसके हिसाब से वो चलाते हैं। तो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नीति निर्माण में आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही है। ठीक है,
अब देखिए संस्थागत उपागम, उपागम वर्ड आया पहले बताता हूँ। संस्थागत मॉडल भी आप कह सकते हैं, उपागम मॉडल भी कह सकते हैं। तो संस्थागत उपागम में परिस्थितिकीय या व्यवस्था दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा जाता। देखिए संस्थागत उपागम में एक मेन कमी ये है कि उसको परिस्थितिकीय या व्यवस्था दृष्टिकोण, क्या परिस्थिति उस समय होनी चाहिए, कंडीशन को कोई महत्व नहीं दिया गया, क्या एटीट्यूड होना चाहिए, दृष्टिकोण को कोई ध्यान नहीं रखा गया, एटीट्यूड और कंडीशन को कोई ध्यान नहीं रखा गया है। ये एक महत्वपूर्ण फॉल्ट माना जाता है, तो ये एक आलोचना का पॉइंट बनता है। ठीक है, अब देखिए हम आलोचना के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसकी नेक्स्ट आलोचना पर प्रकाश डालते हैं कि नेक्स्ट आलोचना क्या है संस्थागत मॉडल। देखिए संस्थागत उपागम या संस्थागत मॉडल एक ही बात है। उपागम और मॉडल सेम कह सकते हो आप। तो संस्थागत उपागम के अंतर्गत निर्मित लोक नीति के निर्माण में नौकरशाही राजनीतिज्ञों को अपने अपने हितों की प्रधानता दी जाती है। देखिए संस्थागत मॉडल में क्या होता है, जब भी लोक नीति का निर्माण होता है, पब्लिक पॉलिसी का निर्माण होता है, पब्लिक पॉलिसी का टाइम निकलता होता है, तो उस समय जो भी ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है उसको अपनी भी प्रधानता दी जाती है। ब्यूरोक्रेट का क्या योगदान होता है पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिटिशियन का क्या योगदान होता है, इन सबको अलग अलग अपनी अपनी प्रधानता दी जाती है। किस तरह से ये किसी पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल अदा करते हैं। तो संस्थागत उपागम के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा आलोचना का पॉइंट माना जाता है। अब आलोचना का पॉइंट कैसे माना जाता है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों को ही हितों अपने अपने हितों की प्रधानता दी जाती है, यानी इसमें दूसरे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसलिए ये आलोचक माना जाता है। जिसका ये पर्याप्त निरीक्षण नहीं करता है, यानी ये सब कुछ होते हुए संस्थागत मॉडल पर्याप्त निरीक्षण नहीं कर पाता, यानी पॉलिसी मेकिंग के टाइम में पॉलिसी मेकिंग सही हो रही है नहीं हो रही, पॉलिसी मेकिंग का इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा, इसका सही तरीके से टेस्ट या एग्जामिनेशन या उसका निरीक्षण नहीं कर पाता, ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता, उसका इंस्पेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, कोई कोई फॉल्ट उसमें रह जाता है। ठीक है, अब एक प्रख्यात विद्वान है लोक प्रशासन के, थॉमस डाई स्कॉलर। थॉमस डाई लोक प्रशासन के प्रख्यात विद्वान है। वो क्या कहते हैं संस्थागत मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर देखिए वो क्या कहते हैं। थॉमस मॉडल ने क्या कहा है कि संरचना और नीति दोनों अधिकांश से परिवेश संबंधी शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ये दोनों चीजें हैं, किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है या कोई पॉलिसी है, ये दोनों, नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड नीति, ये दोनों अधिकांश से परिवेश संबंधी शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी उसकी परिवेश, उसका हाव भाव, वातावरण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। संरचना और स्ट्रक्चर, ये थॉमस डाई ये कि परिवेश संबंधी शक्तियों द्वारा ये संरचना और नीति का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए जिनका संस्थागत उपागम में ध्यान नहीं रखा गया, यानी ये सब थॉमस डाई तो कहते हैं, लेकिन इन सारी चीजों का संस्थागत मॉडल में बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। संस्थागत मॉडल ने संरचना और नीति के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, तो ये भी एक आलोचक पॉइंट माना जाता है, इसके ऊपर भी आलोचना होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, संस्थागत उपागम में लोक नीति व सरकारी संस्थाओं के बीच संबंध के अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। देखिए संस्थागत मॉडल में क्या होता है, सबसे पहली बात लोक नीति जो पब्लिक पॉलिसी है आपकी, नंबर सेकंड है आपकी सरकारी संस्था, इनके बीच जो संबंध होता है, इनके बीच में आपसी क्या संबंध है, यानी पब्लिक पॉलिसी और सरकारी संस्थाओं के बीच आपस में क्या संबंध है, उनके ऊपर स्टडी किया जाता है, उनके ऊपर अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है संस्थागत उपागम। तो ये भी एक बहुत बड़ा आलोचक पॉइंट माना जाता है। अब आलोचक पॉइंट क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच ही लोक नीति और सरकारी संस्था, इन दोनों के बीच भी आपस में कोरिलेटेड संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इनके ऊपर ही जोर दिया जाता है, इसलिए ये एक आलोचक पॉइंट है। अब देखिए इस मॉडल को संस्थागत उपागम क्यों कहा जाता है, इस मॉडल को संस्थागत उपागम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये संविधान, सरकार, विधानमंडल द्वारा निर्मित लोक नीतियों इन संस्थाओं की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। इसको संस्थागत उपागम क्यों कहा जाता है, इस मॉडल को देखिए संस्थागत मॉडल तो इसका नाम है, संस्थागत मॉडल के अलावा इसको संस्थागत उपागम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है या जो विधानमंडल है, इनके द्वारा जो निर्मित लोक नीतियां होती है, यानी विधानमंडल या सरकार या संविधान, इनके द्वारा जो निर्मित जो नीतियां होती है, इन संस्थाओं की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। यानी
सरकार और जो संविधान है या विधानमंडल का जो निर्मित जो लोक नीतियाँ होती है, जो पब्लिक पॉलिसियाँ होती है, वो इन संस्थाओं की अंतर्क्रिया, इन संस्थाओं की जो आपसी अंतर्क्रिया होती है, यानी एक गुप्त वाली बात होती है, सीक्रेट मिशन पर यह काम करती है। इसलिए ये भी एक आवश्यक पॉइंट माना जाता है, यानी वो आउट नहीं करता है। अब जैसे मान लो राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको गुप्त रखा गया है, उनके ऊपर अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर आप अप्लाई भी करते हैं कि मुझे ये सूचना चाहिए, तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। जो सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, वही सूचना आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। संस्थागत उपागम या संस्थागत मॉडल की आलोचनाओं में हम आगे देखते हैं कि संस्थागत उपागम जो होता है, ये बताता है कि सरकारी संस्थाओं को ऐसे संचालित किया जा सकता है। देखिए उपरोक्त जो बातें मैंने बताई है, उस आधार पर संस्थागत उपागम क्या बताएगा। संस्थागत उपागम ये बताता है कि सरकारी संस्थाओं को ऐसे संचालित किया जा सकता है, सरकारी जो संस्थाएं होती है उनको ऐसे रेगुलेट किया जा सकता है, यानी किस तरह से नीति और सरकारी संस्थाओं में संबंध को दर्शाते हुए सरकारी संस्थाओं को ऐसे आप रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसे आप संचालित कर सकते हैं। अब देखिए जिसमें कुछ नीतिगत सफल परिणाम निकाले जा सकते हैं। देखिए अगर इन सभी चीजों को इन्वॉल्व किया जाए तो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड लास्ट में कुछ ऐसे नीतिगत सफल सक्सेसिव परिणाम हम निकाल सकते हैं, सक्सेसिव आउटपुट निकाल सकते हैं। यानी लोगों के हित में वो कैसे काम करते हैं, उसे जनता के कल्याण के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई सक्सेसफुल की ओर बढ़ सकते हैं, यानी सक्सेसफुल की ओर हम जा सकते हैं, सफल परिणाम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये सारा हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड जो आपका आईएएस मेंस का जो 2025 का जो एग्जाम है, जो अभी अगस्त में होगा, जो 22 अगस्त को आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा, 22 अगस्त 2025 से आपका मेंस एग्जाम स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड इस लोक नीति 4 से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो हमने अभी तक स्टडी की है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संस्थागत मॉडल क्या होता है, इसको टिप्पणी कीजिए। संस्थागत मॉडल की डेफिनेशन क्या होती है, इसको टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। आंसर इफेक्टिव होना चाहिए, आपको निश्चित टाइम में होना चाहिए, 150 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए 150 वर्ड में इसका आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है, यानी सब कुछ उसमें आ जाना चाहिए। ठीक है, एक अलग से मैं क्लास आपको लूंगा कि हाउ टू आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस, हाउ टू आंसर राइटिंग आईएएस मेंस। अब आईएएस मेंस में क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखेंगे, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपकी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आ सकता है कि संस्थागत मॉडल की क्या क्या आलोचना होती है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। संस्थागत मॉडल की आलोचना क्या क्या होती है, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके ये भी आ सकता है कि संस्थागत मॉडल की निम्न 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ये भी आपका आईएएस मेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपके आईएएस मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो संस्थागत मॉडल की मैंने 3 विशेषता, उन 3 विशेषताओं को आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी क्लास हो गई थी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी। ब्लैक बॉक्स मॉडल से हमने स्टार्ट किया था। ब्लैक बॉक्स मॉडल या व्यवस्था मॉडल का नाम है। ब्लैक स्पॉट मॉडल व्यवस्था मॉडल क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसकी विशेषता होती है, क्या उसकी आलोचना है। फिर उसके बाद हमने संस्थागत मॉडल पढ़ा, संस्थागत मॉडल की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी आलोचना है, इन सब के बारे में हमने आज डिटेल स्टडी की है। ठीक है, मुझे आशा है कि वीडियो को आपने शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि मैंने हर टर्म को यहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए आपको कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और हमारी जो निरंतर क्लासेस हो रही है उन क्लासों का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, स्टेप बाय स्टेप आप क्लासों पर ध्यान दें और पूरी तरह से पूरी ईमानदारी और पूरा फोकस करते हुए आप अपनी तैयारी करें, ताकि आपको आईएएस मेंस 2025 में सफलता हासिल हो। ठीक है, आज की इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।